अनाथ लड़की का पानी का जादुई लहंगा। सोनम के माता पिता का कुछ महीने पहले ही एक कार एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद सोनम पूरी तरह अनाथ हो जाती है और वो अकेली ही किसी तरह से अपना जीवन यापन करने लगती है। सोनम के पिता एक फैक्ट्री के मालिक थे, जिसके वजह से सोनम के जीवन में आर्थिक रूप से कोई भी दिक्कत नहीं थी। सोनम बिटिया, आज खाने में क्या बनाऊं? कजरी दीदी, मुझे भूख नहीं है। बिटिया, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? होने को कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन बेटी अगर तुम ऐसी हिम्मत हार जाओगी तो मालिक की फैक्ट्री और घर कौन संभालेगा? उन्होंने ये सब बहुत ही मेहनत से बनाया है और अब उनकी संपत्ति को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है और अब मालिक के जाने के बाद तुम ही इन सब की मालकिन हो। दीदी, मुझे कुछ टाइम चाहिए, मैं अभी ये सब करने की हालत में नहीं हूँ। ठीक है बिटिया, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए टमाटर सूप बना देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और एक दिन सोनम के घर उसके फैक्ट्री में काम करने वाले वजीर चंद्र आता है। सोनम बेटी, मुझे इस टाइम तुमसे ये सब कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। बेटी, तुम्हारे पापा ने हमारी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बैंक से 10 लाख रुपए लोन लिया था। अंकल, ये लीजिए मेरे घर के कागजात और इसे बेचकर आप बैंक के पैसे चुका दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा के जाने के बाद हमारे फैक्ट्री से किसी भी मजदूर को काम छोड़ना पड़े, क्योंकि ये फैक्ट्री मेरे पापा ने बहुत ही संघर्ष और मेहनत से बनाया है। ठीक है बिटिया, जैसी तुम्हारी मर्जी। जमीन बेचने के लिए मुझे तुम्हारे कुछ साइन चाहिए होंगे। ये वो पेपर है, इनमें अपने दस्तखत कर दो। और इस तरह वजीर चंद्र बड़ी ही चालाकी से सोनम का घर और फैक्ट्री सब अपने नाम कर लेता है और सोनम को घर से निकाल देता है। सोनम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। सोनम रोते रोते अपने घर में काम करने वाली कजरी दीदी के घर जाती है और उसे सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद कजरी कहती है, अरे पागल लड़की, तेरे साथ जो हुआ एकदम सही हुआ। मैं तो पहले ही तुझे कह रही थी कि रोना धोना छोड़कर काम पर ध्यान दे लो, लेकिन नहीं, महारानी को तो रोने की पड़ी थी। अरे अकल की मारी, साइन करने से पहले एक बार पेपर को तो पढ़ लेती। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई दीदी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। देख सोनम, मेरा घर कोई अनाथ आश्रम तो नहीं है। मैं भी तेरे घर में यही सोचकर काम कर रही थी कि एक दिन मैं तेरा दिल जीतकर तेरा सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी, लेकिन मुझसे पहले ही वो बाजी मार गया और अब तू मुझसे भी ज्यादा गरीब हो चुकी है। लेकिन हाँ, मैं तुझे अपने घर में एक शर्त पर रख सकती हूँ। अगर तू मेरे घर का सारा काम करेगी, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब तुझे करना होगा। ठीक है दीदी, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। सोनम, तेरी ये इयररिंग बहुत अच्छी लग रही है, सोने की है ना? हाँ दीदी, सोने की है, आपको चाहिए तो आप रख लो। उसके बाद लालची कजरी सोनम के सारे महंगे गहने और कपड़े उससे ले लेती है और उसे फटे पुराने कपड़े देकर उससे अपने घर का सारा काम करवाने लगती है। सुन सोनम, मैं आज मुखिया जी के घर काम करने जा रही हूँ। मेरे आने तक घर का सारा काम हो जाना चाहिए। और हाँ, आज मेरा मन बिरयानी खाने का है, तो मेरे लिए बिरयानी बना कर रखना। ठीक है दीदी। उसके बाद कजरी काम पर चली जाती है। सोनम घर का सारा काम करने के बाद कजरी के लिए बिरयानी बनाती है, लेकिन सोनम ने आज से पहले कभी खाना नहीं बनाया था, इसी वजह से उसे नमक मिर्च का अंदाजा नहीं रहता और वो बिरयानी में ज्यादा नमक और मिर्च डाल देती है। कजरी जब काम से लौटकर खाना खाने बैठती है, तब खाना खाने के बाद कहती है, हे भगवान, ये क्या बनाया है तूने? मेरे तो कान से धुआं निकलने लगा। इतना मिर्च, ये तूने जानबूझकर डाले है ना? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि कितना मिर्च डालना है। किसी काम की नहीं है तू, खामखा ही मैं तुझे अपने घर बैठाकर तेरा बोझ ढो रही हूँ। निकल जा मेरे घर से। ऐसा मत करो, आखिर मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है दीदी। तो फिर जाकर कहीं डूब मर, मेरी जान मत खा। चल अब निकल यहाँ से। कजरी सोनम को धक्के मारकर घर से निकाल देती है और सोनम रोते रोते एक नदी के किनारे पहुँच जाती है और उस नदी में कूद जाती है। लेकिन वो नदी एक जादुई नदी होती है। तभी उस नदी में से एक जलपरी बाहर आती है और सोनम को जख्मी और बेहोश देखकर कहती है, अरे ये लड़की तो बेहोश हो गई है, मुझे जल्दी इसे होश में लाना होगा। उसके बाद वो जलपरी कटोरी में पानी भरकर सोनम के ऊपर डालती है और कुछ ही देर बाद सोनम होश में आ जाती है। तुम कौन हो लड़की, और इस तरह नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? उसके बाद सोनम जलपरी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। सब सुनने के बाद जलपरी कहती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो सोनम, मैं तुम्हारी मदद करूंगी।
उसके बाद जल परी कटोरी में जल लेकर कुछ मंत्र पढ़ती है और उसके बाद कटोरी का पानी एक खूबसूरत लहंगे में बदल जाता है। सोनम, ये लो, ये पानी से बना जादुई लहंगा है। ये लहंगा हमेशा तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस लहंगे की मदद से कुछ भी कर सकती हो। अब चलो जल्दी से इसे पहन लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जल परी जी। इतना कहकर सोनम पानी से बना हुआ वो लहंगा पहन लेती है और फिर जादू से उड़ते हुए अपने शहर में आ जाती है। मैं सबसे पहले अपने इस जादुई लहंगे की मदद से एक फैक्ट्री खोलूंगी। उसके बाद सोनम जादुई शक्तियों से शैम्पू का बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलती है, जिससे उस शहर के काफी सारे गरीब लोगों को रोजगार मिलता है। और तो और सोनम के फैक्ट्री से बनने वाला शैम्पू इतना अच्छा होता है कि जो भी उस शैम्पू को लगाता है उसके बाल पहले से बहुत अच्छे, सुंदर और घने हो जाते हैं, जिस वजह से बहुत कम समय में ही सोनम की फैक्ट्री के शैम्पू का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सारे दुकान वाले अब उसके फैक्ट्री से शैम्पू खरीदने लगते हैं। सोनम बहुत ज्यादा अमीर हो जाती है और उसका काम भी बहुत अच्छा चलने लगता है। लेकिन जब ये बात सोनम के पापा के फैक्ट्री में काम कर रहे वजीर चंद्र को पता चलता है तो वो सोनम के पास आते हैं। अरे सोनम बिटिया, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। उसकी सजा भगवान ने मुझे दे दी बेटी। तेरे घर से जाने के बाद ही फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया, जिसके बाद मेरी बीवी और बच्चे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मैं कहीं का नहीं रहा बेटी। मैं तो बस इसी आस में जी रहा हूँ कि एक दिन तुम मुझे माफ कर दोगी। बेटी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। आपकी की सजा भगवान ने आपको दे दी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने आपको माफ किया। बिटिया, मेरा तो सब कुछ अब खत्म हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ कि बाकी के बचे दिन को मैं तुम्हारे फैक्ट्री में काम करके अपने किए गए पापों का प्रायश्चित कर सकूँ। मना मत करना बेटी। ये तो बहुत अच्छी बात है अंकल। आप आज से ही हमारी फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। उसके बाद वजीर चंद्र सोनम की फैक्ट्री में काम करने का ढोंग करने लगता है और वो कुछ ही दिनों में सोनम के जादुई पानी वाले लहंगे का राज जान लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये सोनम की बच्ची इस जादुई लहंगे की वजह से इतना अमीर बन गई है। फिर तो ये लहंगा मेरे पास होना चाहिए। उसके बाद वजीर चंद्र मौका देखकर एक रात सोनम के सोने के बाद उसके कमरे में घुस आता है और जादुई लहंगा चुराकर भागने लगता है। तभी जादुई लहंगे से आवाज आती है, दुष्ट इंसान, तू कभी नहीं सुधर सकता। मैं तुझे अब ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। उसके बाद जादुई लहंगा कुछ करती है और वजीर चंद्र जादू की वजह से एक सुनसान जंगल में पहुंच जाता है, जहां वो भटक भटक कर जंगली जानवर का शिकार बन जाता है और सोनम हंसी खुशी अपने जादुई लहंगे के साथ रहने लगती। गरीब लड़की का जादुई घोंसले का गाउन। एक समय की बात है, एक गांव में दिव्या अपनी गरीब माँ विमला के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। दिव्या की माँ विमला एक दर्जी थी और वो लोगों के कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा किया करती थी। वहीं दिव्या को गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले ही दिव्या के पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया था, जिसके बाद से विमला अकेली ही अपनी बेटी दिव्या का पालन पोषण किया करती थी। ऐसी ही एक दिन जब दिव्या स्कूल से घर वापस आती है तो वो अपनी माँ से कहती है, माँ, आपको पता है कल हमारे स्कूल में सभी बच्चों को पिकनिक पर ले जा रहे हैं और उसके लिए कल सभी बच्चों को 100 रुपए जमा करने होंगे। तो क्या आप मुझे कल पैसे दोगी ना? बेटी, तुझे तो पता है ना, जब से ये डिजाइनर ब्लाउज और सूट सलवार बिकने लग गए तब से मेरा सिलाई का काम बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि अब लोग सिला सिलाया सूट और ब्लाउज पहनने से ज्यादा बाजार में बिक रहे डिजाइनर ब्लाउज और सूट पहनना पसंद करते हैं। इसलिए मुझसे अब कोई कपड़े सिलवाता ही नहीं है और इसी वजह से अब मेरी कमाई भी बहुत कम हो गई है। तो ऐसे में मैं तुम्हें पिकनिक जाने के लिए पैसे कहाँ से दूं? अपनी माँ की ये बात सुनकर दिव्या मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं माँ, मैं कल पिकनिक पर नहीं जाऊंगी। वैसे भी मुझे ज्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। अपनी बेटी की ये बात सुनकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तो तेरी इन छोटी छोटी ख्वाहिशों को भी पूरा नहीं कर सकती हूँ। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ? आपने मुझे इस दुनिया की सारी खुशियाँ दी है और मेरे लिए इस दुनिया में आपसे बढ़कर और कोई नहीं है। इसलिए अब आप दुखी मत होइए और मेरे लिए जल्दी से गर्मा गर्म खाना लगा दीजिए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। और इसी तरह विमला थोड़ी बहुत सिलाई करके अपने घर का जैसे तैसे करके गुजारा कर रही होती है। वहीं स्कूल में भी सभी बच्चे दिव्या की गरीबी का मजाक उड़ाया करते थे और उसे ताने मारा करते थे। अरे दिव्या,
लगता है आज फिर से चूहे तेरे जूते कुतर कर चले गए हैं, तभी तो तेरे जूते पर इतना सुंदर डिजाइन बना हुआ है। और जरा अपने ड्रेस तो देखो, कितनी गंदी और पुरानी लग रही है। और ये अगर तुम्हारी गरीब माँ के पास तुम्हारे नई जूते और ड्रेस लेने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे बताओ। मेरे पिताजी ने कल ही मेरे कुछ जूते और कपड़े गरीबों में बांटे हैं, तो तुम कहो तो मैं कल तुम्हारे लिए भी लेकर आ सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पुराने कपड़े और जूते पड़े हैं। अंजलि की बात सुनकर दिव्या को बहुत बुरा लगता है और वो कहती है, कोई जरूरत नहीं है अंजलि, मुझे तुम्हारे जूते और कपड़े नहीं चाहिए। मेरे पास जो है मैं उसमें बहुत खुश हूँ। अरे देखो तो जरा इस गरीब को, अपने इस फटे चिट्टे कपड़े और जूते पर कितना घमंड है। एक तो मैं इसे अपने जूते और कपड़े देने की सोच रही थी, ऊपर से मुझे एटीट्यूड दिखा रही है। अरे आजकल इन जैसे गरीबों की मदद करना ही बेकार है। इतना कहकर अंजलि अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर दिव्या का मजाक उड़ाने लगती है और उस समय दिव्या को बहुत बुरा लगता है। और जब वो अपने घर वापस आती है तो वो अपनी माँ को सारी बातें बता देती है, जिसके बाद विमला कहती है, कोई बात नहीं दिव्या बेटा, तुम इस तरह किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लोगों का तो काम ही होता है दूसरों को नीचा दिखाना, लेकिन तुम्हें कभी भी उन लोगों की बातें सुनकर दुखी नहीं होना है, बल्कि पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाना है। हाँ माँ, आप बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी अगर आज पिताजी जिंदा होते तो हमें ये सब सहना नहीं पड़ता। हाँ बेटी, लेकिन अब हम कर भी क्या सकते हैं, हमें तो अपनी जिंदगी इसी तरह गुजारनी होगी ना। नहीं माँ, देखना एक न एक दिन हमारी जिंदगी में भी ढेर सारी खुशियाँ आएंगी, फिर हम लोग भी अपनी जिंदगी सुकून से गुजार पाएंगे। दिव्या के पिता ने कुछ साल पहले ही अपने आंगन में एक पेड़ लगाया था, जो अब बड़ा होकर एकदम हरा भरा हो चुका है और उसके ऊपर ढेर सारे सुंदर सुंदर पक्षियों के घोंसले भी बने हुए हैं। और दिव्या हर रोज उन घोंसलों में दाना भी डाला करती थी। ऐसी ही आज भी जब दिव्या उन घोंसलों में दाना डालने जाती है, अरे वाह मेरी प्यारी चिड़िया, तुम लोगों ने तो अपने घोंसलों को कितना सुंदर सजाया है, एकदम हम इंसानों के घर की तरह। तुम लोग सच में बहुत सुंदर और प्यारी हो। मुझे तुम लोगों से बातें करके बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम लोग दूसरों की तरह मेरा मजाक नहीं उड़ाती हो। अच्छा तुम लोग ये खा लो, मैं चलती हूँ, मुझे स्कूल जाने में देर हो रही है। और इस तरह दिव्या हर रोज उन घोंसलों में दाना डाला करती थी और उन पक्षियों से ढेर सारी बातें किया करती थी। तभी एक दिन टीचर क्लास में आकर एक अनाउंसमेंट करती हैं और कहती हैं, सुनो बच्चों, 2 दिन बाद हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना है। और जिस बच्चे का ड्रेस सबसे यूनिक और डिजाइनर होगा वो बच्चा ये कंपटीशन जीत जाएगा और उसे स्कूल की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। टीचर के इतना कहती ही दिव्या सोच में पड़ जाती है। काश अगर मैं ये कंपटीशन जीत जाऊं तो मैं उन पैसों से माँ के लिए एक बड़ा सा बुटीक खोल सकूंगी। लेकिन इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए तो मेरे पास एक सुंदर सी ड्रेस होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास तो कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है और न ही मैं माँ से इस बारे में कुछ कह सकती हूँ, वरना वो फिर से परेशान हो जाएंगी। दिव्या इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसी समय क्लास की कुछ लड़कियां दिव्या का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं, अरे दिव्या, मुझे तो लगता है सबसे यूनिक और सबसे डिजाइनर ड्रेस तो तेरी ही होगी, क्योंकि तेरी ड्रेस में ये जो बड़े बड़े छेद और चूहे के कुतरने के डिजाइन बने होते हैं ना, वो बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो शायद ही किसी की ड्रेस में डिजाइन बने होंगे। तुम लोगों को मेरा जितना भी मजाक उड़ाना है उड़ा लो, मुझे तुम लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और रही बात ये कंपटीशन जीतने की, तो देखना ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगी और तुम लोगों को तुम्हारी गलती का एहसास भी दिलाऊंगी। इतना कहकर जब दिव्या घर आती है तो उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी माँ से ड्रेस खरीदने के बारे में कैसे कहे, इसलिए वो बिना अपनी माँ से कुछ बोले चुपचाप आंगन में लगे पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने स्कूल में उन लड़कियों से कंपटीशन जीतने के बारे में कह तो दिया है, लेकिन मैं ये कंपटीशन जीतूंगी कैसे? मेरे पास तो कोई भी सुंदर ड्रेस नहीं है और न ही मैं माँ से ड्रेस खरीदने के बारे में बोल सकती हूँ, क्योंकि माँ तो पहले ही घर खर्च को लेकर इतना परेशान रहती है। इतना कहकर दिव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसी समय घोंसले में से एक चिड़िया दिव्या के पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ दिव्या, आज तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? अरे क्या तुम हम इंसानों की तरह बोल सकती हो? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो एक पक्षी हो ना। हाँ दिव्या, मैं तुम इंसानों की तरह ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे महादेव द्वारा एक शक्ति प्राप्त है जिसकी मदद से मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो बताओ तुम्हें क्या तकलीफ है और तुम इतना परेशान क्यों हो? उस चिड़िया की बात सुनकर दिव्या उसे अपनी सारी परेशानी बता देती है, जिसके बाद वो चिड़िया कहती है,
तुम चिंता मत करो दिव्या, वो कंपटीशन तो तुम ही जीतोगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी और दयालु लड़की हो। तुमने हमेशा हम लोगों का कितना ख्याल रखा है, हमें अपने इस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने दिया है, जिससे हम पक्षी यहाँ सुकून से रह पाते हैं। इसलिए आज मैं तुम्हें इन्हीं घोंसलों से बना एक जादुई गाउन देना चाहती हूँ, जिसे पहनती ही तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की दिखने लगोगी और तुम इस जादुई घोंसला के गाउन से अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती हो। इतना कहकर वो चिड़िया दिव्या को घोंसले से बना एक जादुई गाउन देती है, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा होता है। और दिव्या उस गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो चिड़िया का शुक्रिया अदा करके उस जादुई गाउन को पहनकर अपने घर में आती है और कहती है, हे मेरे जादुई घोंसले के गाउन, मेरे इस छोटे से घर को एक सुंदर से घर में बदल दो। दिव्या के इतना कहते ही उसका छोटा सा घर एक सुंदर घर में बदल जाता है और जब विमला ये सब देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है, अरे दिव्या बेटी, ये सब क्या है और तुमने ये किस तरह का गाउन पहन रखा है? अपनी माँ की ये बात सुनकर दिव्या उस जादुई घोंसले गाउन के बारे में सारी बातें बता देती है, जिसे सुनकर विमला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही 2 दिन बाद कंपटीशन वाला दिन आ जाता है, जहाँ दिव्या अपना जादुई घोंसले का गाउन पहनकर जाती है और हर कोई उसका घोंसला से बना वो गाउन देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसका वो घोंसले से बना गाउन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर और यूनिक होता है, जिस वजह से दिव्या वो कंपटीशन जीत जाती है। और क्लास में दिव्या का मजाक उड़ा रही लड़कियों का सर शर्म से नीचे झुक जाता है और दिव्या को स्कूल की तरफ से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है, जिसके बाद दिव्या उन पैसों से अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा बुटीक खोलती है और अब उनकी जिंदगी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती है और वो दोनों माँ बेटी उस जादुई घोंसले गाउन की मदद से अपनी जिंदगी खुशी खुशी व्यतीत करने लगती है। 2 अनाथ भाई बहन रहा करते थे। भाई का नाम चिंटू और बहन का नाम कनिका था। चिंटू अभी छोटा था और कनिका चिंटू से बड़ी थी। कनिका अपना और अपने भाई चिंटू का पेट भरने के लिए जंगल से लकड़ियां काटकर बेचा करती थी। तभी एक दिन चिंटू अपनी बड़ी बहन कनिका से कहता है, दीदी, हमारे माता पिताजी हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? हमें अपने माता पिताजी की बहुत याद आती है। सभी बच्चे अपने माता पिताजी के साथ कितने खुशी खुशी रहते हैं। हम अपने माता पिताजी के साथ क्यों नहीं रहते हैं दीदी? वो हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्या उन्हें हमारी याद नहीं आती? मेरे प्यारे छोटे भाई, इस तरह से मायूस नहीं होते। चिंटू, माँ पिताजी हमारे साथ है, वो हमें छोड़कर कहीं नहीं गए। वो आसमान में जाकर तारा बन गए। जब रात हो जाए तो तुम माँ पिताजी से मिल सकते हो और उनसे बातें कर सकते हो। ठीक है दीदी, जब रात हो जाएगी तो मैं माँ पिताजी से बहुत सारी बातें करूँगा। अच्छा ठीक है चिंटू, तुम घर में अच्छे से रहना। मैं लकड़ियाँ काटने जंगल जा रही हूँ। ऐसा कहकर कनिका जंगल के तरफ लकड़ियां काटने चली जाती है। कनिका बहुत मेहनत करके लकड़ी काटती और उसे बाजार में बेचा करती थी। कनिका लकड़ी काट ही रही थी कि अचानक तेज बारिश आ जाती है, जिसकी वजह से सारी लकड़ियां भीग जाती है। कुछ समय बाद जब बारिश बंद हो जाती है तो कनिका लकड़ियां लेकर बाजार जाती है और दुकानदार से कहती है, ये लीजिए भैया लकड़ियाँ। अचानक बारिश आ जाने की वजह से सभी लकड़ियाँ थोड़ी भीग चुकी है, लेकिन इनमें जितने भी पैसे बनते हैं आप मुझे दे दीजिए। क्या रे लड़की, तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैं तुम्हें ये भीगी लकड़ी का पैसा दूंगा? मैं सिर्फ सूखी लकड़ी खरीदता हूँ। चल अपनी ये लकड़ी लेकर निकल यहाँ से। और वैसे भी ये तुम्हारी भीगी हुई लकड़ी कोई नहीं खरीदने वाला। प्लीज भैया आप ये लकड़ी रख लीजिए। घर में मेरा छोटा भाई मेरा इंतजार कर रहा होगा। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे ये लकड़ी बेचकर जो पैसे मिलते हैं उसी से मैं राशन खरीदती हूँ और अपना और अपने छोटे भाई का पेट भरती हूँ। अगर आप आज ये लकड़ी नहीं खरीदेंगे तो हम दोनों भाई बहन को भूखे ही सोना पड़ेगा। प्लीज भैया जी, हम गरीब के पेट पर लात मत मारिए। ज्यादा नहीं, थोड़े पैसे ही दे दीजिए। हमारा भाई अभी बहुत छोटा है, वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कनिका दुकानदार के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन दुकानदार एक नहीं सुनता है। कनिका लकड़ी लेकर सब दुकानदारों के पास जाती है ताकि उसकी भीगी हुई लकड़ी कोई खरीद ले और बदले में उसे थोड़े पैसे दे दे। लेकिन कनिका के ऊपर कोई भी दुकानदार दया नहीं करता है और उसे अपने दुकान से भगा देते हैं। कनिका उदास होकर खाली हाथी अपने घर आ जाती है। तभी चिंटू कनिका से कहता है,
दीदी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, लेकिन आप तो आज खाली हाथ आई हो। आज आप कुछ खाने के लिए लेकर क्यों नहीं आई दीदी? क्या आज हमें भूखा ही सोना पड़ेगा? चिंटू की बातें सुनकर कनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कनिका चिंटू को कैसे बताती कि आज उसकी लकड़ियां नहीं बिकी है और वो खाली हाथ घर आई है। तभी कनिका चिंटू से कहती है, नहीं नहीं मेरे प्यारे छोटे भाई, घर में रोटी रखी हुई है, मैं तुम्हें रोटी खाने के लिए दे देती हूँ, तुम वही खाकर सो जाना। ऐसा कहकर कनिका रसोई घर में जाती है और बची हुई रूखी सूखी रोटियां अपने भाई को खिला देती है और उसे सुला देती है। ऐसे ही लगातार 2-3 दिनों तक बारिश होती रहती है और कनिका लकड़ी नहीं बेच पाती है और दोनों भाई बहन को भूखे रहना पड़ता है। भूखे रहने की वजह से चिंटू की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तेज बुखार आ जाता है। कनिका अपने छोटे भाई चिंटू की तबीयत खराब देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने माँ पिताजी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लगती है। माँ पिताजी, आप देख रहे हैं ना चिंटू की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो गई है और मेरे पास एक भी रुपए नहीं है कि मैं अपने छोटे भाई का इलाज करा सकूं। मैं कितनी लाचार बहन हूँ कि अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल भी नहीं रख पा रही हूँ। माँ पिताजी, अगर आज आप हमारे साथ होते तो चिंटू को भूखे रहना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ पिताजी, आप हम दोनों भाई बहन को अकेले छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा कहकर कनिका बहुत जोर जोर से रोने लगती है। तभी कनिका की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आवाज आती है, कनिका इस तरह से हिम्मत नहीं हारते बेटा। मुझे पता है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन अब वो समय आ गया है कि तुम्हें मैं वो बीज दे दूं जिसकी अब तुम्हें बहुत जरूरत है। माँ, क्या आप सचमुच में मुझसे बातें कर रही हैं? माँ, आपकी आवाज़ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस बीज की बात कर रही हैं माँ? कनिका बेटा, मुझे एक साधु बाबा ने एक जादुई बीज दिया था, लेकिन बेटा उस बीज को हम कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेटा तुम अब बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही हो, इसलिए मैं तुम्हें अब वो बीज देना चाहती हूँ। तुम उस बीज को कहीं खाली स्थान में ले जाकर बो देना और तुम जिस चीज के बारे में भी सोचोगी उसकी खेती हो जाएगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, वो खेत कोई मामूली खेत नहीं होगी, बल्कि वो जादुई खेत होगी। क्या सच में माँ? माँ, अब मैं मेहनत करके लहंगों की खेती करूँगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लहंगा बेच सकूँ और चिंटू का इलाज करा सकूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें जो सही लगे वही करना। वो जादुई बीज मेरे पुराने अलमारी में रखा है, तुम जाओ और उसे निकाल कर इस्तेमाल कर लो। कनिका अपने स्वर्गवासी माँ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और अपनी माँ की पुरानी अलमारी को खोलकर देखती है और उसमें से बीज निकालकर घर के बाहर खाली स्थान में बो देती है और सुंदर सुंदर लहंगे के बारे में सोचती है। तभी वहाँ पर सुंदर सुंदर लहंगे प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह, माँ ने तो बिल्कुल सच कहा था। अब मैं इन जादुई खेत से लहंगे लेकर बाजार में बेचूंगी। ऐसा कहकर कनिका वो लहंगे बाजार में बेचने लगती है। लहंगे सुंदर होने की वजह से कनिका के पास बहुत सारे कस्टमर आते हैं और तुरंत ही सारे लहंगे बिक जाते हैं। अब कनिका के पास इतने पैसे आ गए थे कि वो अपने छोटे भाई चिंटू का अच्छे से इलाज करा सके। कनिका को लहंगे बेचकर जितने भी पैसे मिलते हैं वो सारे पैसे लेकर घर जाती है और वो चिंटू से कहती है, चिंटू मेरे प्यारे भाई, अब तुम टेंशन मत लो, अब मेरे पास पैसे हो गए हैं। अब मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा पाऊंगी और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ठीक हो जाने के बाद तुम जो भी कुछ खाने के लिए मांगोगे तुम्हें वो सब कुछ तुम्हारी बहन दिलवाएगी। क्या आप सच कह रही है दीदी? दीदी मुझे ठीक हो जाने के बाद आप पिज्जा बर्गर चाउमीन मुझे खिलाओगे ना? दीदी सभी बच्चों को खाता देखकर मेरा भी पिज्जा बर्गर खाने का मन होता है। कहीं आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना दीदी? मेरे प्यारे छोटे भाई, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही। तुम्हें ठीक होने के बाद जो मन करेगा वो खा लेना। ऐसा कहकर कनिका चिंटू को हॉस्पिटल डॉक्टर के पास दिखाने के लिए ले जाती है। डॉक्टर चिंटू का इलाज करते हैं और 2 दिनों के बाद चिंटू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब कनिका अपने छोटे भाई चिंटू को मनपसंद का खाना खिलाने लगती है। चिंटू अब अपनी बहन के साथ बहुत खुश रहता था और कनिका भी अपने भाई के साथ खुशी खुशी रह रही थी। कनिका अब हर दिन जादुई खेत की मदद से लहंगे लेकर बाजार में बेचा करती थी। जिस बाजार में
में कनिका अपना दुकान लगाती थी, ठीक उसके सामने लहंगे का एक बहुत बड़ा शोरूम था। शोरूम की मालकिन कनिका से बहुत ज़्यादा जलने लगती है, क्योंकि कनिका की वजह से उसके शोरूम पर एक भी कस्टमर नहीं जाता था, जिसकी वजह से वो कनिका से बदला लेने का सोचती है। इस कनिका की बच्ची का दुकान तो बहुत ज़्यादा चल रहा है, हमारे सारे कस्टमर अब इसी के दुकान पर जा रहे हैं। मैं इतने पैसे खर्च करके सुंदर और डिजाइनर लहंगे बनवाती हूँ, लेकिन मेरे एक भी लहंगे नहीं बिक रहे हैं। अब मुझे पता करना ही पड़ेगा कि ये कनिका इतनी सुंदर सुंदर लहंगे लाती कहाँ से है। पता लगाने के बाद तो इसे मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगी। ऐसा सोचकर शोरूम की मालकिन अब कनिका पर नजर रखने लगती है। तभी रोज की तरह एक दिन कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से लहंगे लेने जाती है। तभी शोरूम की मालकिन भी कनिका के पीछे पीछे जाती है। कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत, मुझे सुंदर सुंदर और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। कनिका के इतना कहते ही लहंगा वाला जादुई खेत से बहुत सारे सुंदर सुंदर लहंगे आ जाते हैं, जिसकी वजह से शोरूम की मालकिन को पता चल जाता है कि कनिका को इतनी सुंदर सुंदर और ब्रांडेड लहंगा कहां से मिल रहे हैं। अगले दिन शोरूम की मालकिन कनिका से पहले उसके खेत में जाती है और जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत, मुझे भी बहुत सारे सुंदर सुंदर ब्रांडेड लहंगे चाहिए, ताकि उस कनिका की बच्ची का एक भी लहंगा ना बिके और मेरे सारे लहंगे तुरंत ही बिक जाए। इतना बोलकर शोरूम के मालकिन लहंगा आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वहाँ लहंगे तो नहीं आते और लहंगे की जगह बहुत सारे सांप बिच्छू आ जाते हैं और शोरूम की मालकिन को डस लेते हैं। तभी वहाँ पर कनिका लहंगा लेने आती है और उसे मालकिन की सारी सच्चाई पता चल जाती है कि शोरूम की मालकिन यहाँ पर लहंगे लेने आई थी। सारी सच्चाई जानने के बाद कनिका शोरूम की मालकिन से कहती है, मैडम जी, ये लहंगा वाला जादुई खेत आपकी मदद तभी करती जब आप किसी कठिन परिस्थिति में हो, लेकिन आप तो यहाँ लालच में आई थी, जिसका परिणाम आपको मिल गया। तुम सच कह रही हो कनिका बेटी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया, लेकिन बेटी अगर मेरे शरीर से जहर नहीं निकला तो मैं तो तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। कृपया कर तुम जल्दी से कुछ उपाय करो। शोरूम के मालकिन की बातें सुनकर कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहकर उसका जहर निकलवा देती है और शोरूम की मालकिन बिल्कुल ठीक हो जाती है और वहां से चली जाती है। तभी कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से कहती है, हे लहंगा वाला जादुई खेत, मैं लहंगा बेचकर इतना ही पैसा रखती हूँ जितने में मेरा और मेरे भाई का पेट भर सके। बाकी के पैसों से मैं गरीब और अनाथ की जरूरतों को पूरा करने में इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए आप हमेशा मेरी मदद करते रहना। हाँ हाँ कनिका, मुझे सब पता है। तुम लहंगा वाला जादुई खेत से गरीब और अनाथ लोगों की मदद करके बहुत अच्छा काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें लहंगा वाला जादुई खेत हमेशा लहंगा देते रहेगा। अब कनिका लहंगा वाला जादुई खेत से बहुत सारे लहंगे लेकर अपना और अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखती और गरीब और अनाथ लोगों का भी बहुत ज्यादा मदद करती थी। इसी तरह लहंगा वाला जादुई खेत की मदद से कनिका और उसके छोटे भाई चिंटू अपना जीवन बिताते हैं।